नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर राकेश कुमार संधू, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर स्थित जुखाला, हिमाचल प्रदेश। प्रिय प्रशिक्षु साथियों, आज डीएलएड प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन कंटेम्पोररी इंडियन सोसाइटी के प्रथम यूनिट भारत स्वतंत्रता संघर्ष से आविर्भाव, इंडिया एमर्जेंस फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल, और इसका जो सब पार्ट है 1.1 भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था तथा राजनीति पर औपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले औपनिवेशवाद होता क्या है, औपनिवेशवाद के अर्थ की बात करेंगे साधारण से शब्दों में। जैसे जैसे विषय अग्रसर होता जाएगा, इसका गहन अर्थ भी हमें समझ आता जाएगा। साधारण शब्दों में औपनिवेशवाद का की हम बात करते हैं। उपनिवेशवाद के तहत किसी क्षेत्र एवं वहाँ के नागरिकों पर राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है, जो दीर्घकालिक प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। अर्थात वहाँ के संसाधनों का शोषण किया जाता है तथा वहाँ पर सत्ता की स्थापना के लिए जनता के हितों की परवाह किए बिना स्वार्थ सिद्धि के लिए हर संभव नैतिक एवं अनैतिक कानून थोपे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया पर यूरोप का शासन था, जबकि साम्राज्यवाद के तहत विदेशी शक्ति किसी क्षेत्र एवं वहाँ के नागरिकों के आर्थिक कारकों पर नियंत्रण रखती है, परंतु यहाँ पर समूचे भारतवर्ष की व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, उसको अंग्रेजी शासन ने प्रभावित किया। हम उसकी आज विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं आप किस प्रकार से विदेशी भारतवर्ष में व्यापारी बनकर आए और धीरे धीरे यहाँ के जो हालात थे, यहाँ की जो स्थितियाँ थी, उनका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर शासक बन बैठे। हमारी सामाजिक, हमारी राजनीतिक, हमारी धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ करते हुए उनमें कुछ अपेक्षाकृत सुधार करते हुए, कुछ फेरबदल करते हुए अपने हित के लिए अनेक नियम बनाकर भारतवर्ष को अपने अधीन कर गए। लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को उन्होंने अपने काबू में कर लिया। अगर हम बात करें लगभग 300 सालों तक, लगभग 300 वर्ष तक उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, उसकी धार्मिक, उसकी सांस्कृतिक परंपराओं को तहस नहस कर दिया, उसके आर्थिक ढांचे को तहस नहस कर दिया। इसकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य स्थापित करने के क्या उद्देश्य थे, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी देश पर, किसी भी राष्ट्र को
अपने काबू में करने के लिए, वहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके पीछे किसी भी साम्राज्यवादी शक्ति के कुछ उद्देश्य होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं। उसी तरह से अंग्रेज़ों के भी कुछ उद्देश्य रहे होंगे भारतवर्ष में राज्य स्थापित करने के। उनको मालूम था तलवार के बल पर अधिक समय तक उपनिवेशों की जनता को गुलाम बनाना कठिन बात है, अर्थात शक्ति के बल पर वो संख्या में इतने ज़्यादा नहीं थे। उनको मालूम था कि भारतवर्ष पर अधिक समय तक राज नहीं किया जा सकता। स्थायी गुलामी के लिए विचारधारा की आवश्यकता है। अगर लंबे समय तक भारतवर्ष को उपनिवेश बनाना है और यहाँ के आर्थिक संसाधनों का लाभ उठाना है तो यहाँ पर एक स्थायी विचारधारा की स्थापना की आवश्यकता होगी। विचारधारा का एक वैचारिक तथा बौद्धिक हथियार के रूप में प्रयोग होता है, जो उन्होंने किया। वैधता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने शासन के प्रति भारतीय उच्च शिक्षा प्राप्त लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनसे वैधता प्राप्त की कि हम लोग सही हैं। अर्थात भारतवर्ष में उन्होंने आते ही फूट डालो और शासन करने की नीति को अंजाम देना शुरू कर दिया। अर्थात भारतवर्ष के समाज को, भारतवर्ष के धार्मिक ढांचे को, भारतवर्ष के सांस्कृतिक ढांचे को उन्होंने प्रारंभ काल से ही बांटना शुरू कर दिया, एक पक्ष को अपने सहयोग में और दूसरे के विपक्ष में। ब्रिटिश शासन द्वारा कंपनी के शासन को वैधता प्रदान करना, ब्रिटिश शासन ने कंपनी के शासन को वैध घोषित कर दिया, उसको वैध कर दिया, उसको अप्रूवल दे दी। ये भी एक साम्राज्यवादी ताकत का एक बहुत बड़ा एक फैसला था, बहुत बड़ा निर्णय था, जिसने उपनिवेशवाद को और मजबूत कर दिया भारतवर्ष में। प्लासी में 1757 तथा बक्सर में 1764 की लड़ाइयाँ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल का शासन सीधे अंग्रेजों के हाथ में चला गया, जिसे सीधे तौर पर बंगाल का जो शासन था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया और भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो गई। चित्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध की, जो 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला की सेना के बीच हुआ, जिसमें सुजाउद्दौला की हार हुई। उसके पश्चात बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1964 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और यहीं से ही भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के शासन की शुरुआत हुई, उनका पदार्पण हुआ। बंगाल के शासन का सीधा नियंत्रण उनके हाथ में जाने के पश्चात भारत में अंग्रेज़ों के साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य क्या थे? ये तो पूर्व निश्चित उद्देश्य थे, लेकिन जो वर्तमान में उनके उद्देश्य थे वो क्या उद्देश्य थे? यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन बढ़ाने की चाहत पैदा हो गई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय देशों को अपना माल बेचने के लिए मंडियां चाहिए थी, बाजार चाहिए थे, और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उनको उपनिवेशों की खोज थी। इस चाहत में यूरोपीय देशों में होड़ थी कि वो अधिक से अधिक उपनिवेश बनाएं, और इसी का नतीजा था कि अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच भारतवर्ष को अपने कब्जा, भारतवर्ष में अपने पांव जमाने के लिए आपस में लड़ते भी रहे, आपसी युद्धों में वो उलझे भी रहे। अंततः अंग्रेजों ने इसमें विजय हासिल की और भारतवर्ष में उन्होंने अपने शासन को मजबूत किया। साहसी व्यापारियों, सैनिकों तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा साम्राज्यवाद की स्थापना के प्रत्यक्ष प्रयास किए गए। जो साहसी व्यापारी थे, व्यापारी बनकर ये लोग भारतवर्ष में आए थे, साहसी सैनिक इनके साथ थे। इनके साथ ही धार्मिक जो हमारा कंसेप्ट आता है, धार्मिक जो पहलू आता है, ईसाई मिशनरियाँ थी। ईसाई धर्म को
मजबूत करने के लिए, उसको भारतवर्ष में फैलाने के लिए जो मिशनवादी थे, उन्होंने साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए भारतवर्ष में प्रत्यक्ष प्रयास किए। बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा साम्राज्यवादी प्रयासों को वैधता प्रदान करना, ये भारतीयों की बहुत बड़ी भूल थी कि भारतवर्ष का एक बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजों के साथ हो लिया और उनके शासन को वैधता, समय समय पर उनको समर्थन देता रहा, जिससे कि साम्राज्यवादी ताकतों के पांव भारतवर्ष में मजबूत हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1765 में बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सहायक संधि, लैप्स के सिद्धांत तथा युद्ध के माध्यम से 1857 तक समस्त भारत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर कंपनी के अधीन आ चुका था। प्यारे प्रशिक्षु साथियों, अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार की नीतियों का सहारा लेकर, चाहे वो सही थी चाहे वो गलत थी, जिसको हम अपनी भाषा में येन केन प्राक्रेन कहते हैं, भिन्न भिन्न नीतियों का सहारा लेकर, चाहे वो लैप्स की नीति थी जिसके तहत देसी राजाओं के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आपका जो शासन व्यवस्था है वो ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता है। सहायक संधि है, उसके द्वारा भारतीय रियासतों को या तो आप संधि कर लीजिए, हमारी छत्तों को मान लीजिए, अपने रियासत में, अपने रजवाड़े में अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी रख लीजिए और अधिकांश जो शक्तियां थी वो हमें दे दीजिए, हमारे से संधि कर लीजिए, अन्यथा हमसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। और अनेक जैसे मैंने पहले ही बात कर दी, दत्तक पुत्र लेने की परंपरा को बंद कर दिया। जिन देसी राजाओं के संतान नहीं थी, उनके साम्राज्य को यह कहकर अपने साम्राज्य में मिला लिया कि आपके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए आपके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। 1857 तक लगभग समस्त भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन हो चुका था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा के सिद्धांत क्या थे, उनके राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं। भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य को बुद्धिजीवी वर्ग वैधता प्रदान करते हुए अपने पक्ष में निम्न तर्क देते हैं। जो भारतवर्ष का बुद्धिजीवी वर्ग था वो भिन्न भिन्न तर्क देते हुए भारतवर्ष में अंग्रेजों के शासन को वैधता प्रदान करता है। भारतीयों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से अवगत करवाने वाले अंग्रेज ही थे। वो कहते हैं कि भारतवर्ष में जो डेमोक्रेटिक सेटअप की स्थापना की, उसको इंट्रोड्यूस किया भारतवर्ष में, वो अंग्रेजी थे। भारतवर्ष में न्यायिक व कानून के शासन की व्यवस्था करने वाले भी अंग्रेजी थे। मताधिकार का प्रयोग करना अंग्रेजों ने ही भारतवर्ष के लोगों को सिखाया। भारत को एक राजनीतिक रूप से एक इकाई के रूप में बदलने वाले भी अंग्रेजी थे। अंग्रेजों ने ही आम लोगों को शासन में भागीदारी प्रदान की। अंग्रेजों ने ही भारतवर्ष में महिला शिक्षा की बात की। ये भारतवर्ष का वो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसको अंग्रेजों की नीतियों ने प्रभावित कर दिया। अब वो कहने को मजबूर हो गए कि भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन सही था। और यही सिद्धांत ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा के भी थे। वो यही चाहते थे कि भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा जन समुदाय उनके शासन को वैधता प्रदान करे, और उसमें वो सफल हुए। सांस्कृतिक और आर्थिक सिद्धांत, कल्चरल एंड इकोनॉमिक थ्योरीज क्या थी उनकी, औपनिवेशिक इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारतीय निम्न प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे। भारतीय असभ्य व बर्बर जीवन व्यतीत कर रहे थे। भारतवर्ष में रहने वाले लोग आपस में छोटे छोटे विवादों के लेकर झगड़ते रहते थे। एक राजा दूसरे के ऊपर आक्रमण करता रहता था। आपसी जमीनी विवाद के कारण, आपसी छोटे छोटे विवादों के कारण आपस में उलझे हुए रहते थे और भारतीय असभ्य और बर्बर जीवन व्यतीत करते थे, ये उनका मानना है। भारतीय समाज अंधविश्वास व अनेक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। जाति प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा, कन्यावध
बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बुराइयां भारतवर्ष के समाज में व्याप्त थी, जिनको अंग्रेजों ने ही समाप्त किया तथा इनको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने ही भारतीयों को जागरूक किया कि ये मानवता की बात नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छुआछूत करता है, एक व्यक्ति दूसरे को निमन कहता है। हालांकि अंग्रेज भारतीयों से नफरत करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अनटचेबिलिटी को भारतवर्ष से ख़त्म करने के लिए प्रयास किए। पर्दा प्रथा, महिलाओं को चार दीवारी में रखा जाता था, महिलाओं को बिल्कुल पर्दे में, बुर्के में रखा जाता था, उस पर्दे प्रथा को भी हटाने में अंग्रेजों ने कार्य किया। कन्यावध, कुछ चंदेल राजाओं में या राजपूत राजाओं में, राजपूत लोगों में ये परंपरा थी कि कन्या का जन्म होते ही उसका वध कर दिया जाता था ताकि किसी के आगे सर न झुकाना पड़े। कन्यावध को भी इन्होंने बंद किया, इसके लिए कानून बनाए। बाल विवाह, बच्चों का 5 या 6 साल की उम्र से पहले ही शादी कर दी जाती थी, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास को जंग लग जाता था, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती थी। उसका भी कड़ा विरोध करके उसको बंद किया गया। सती प्रथा, यदि किसी महिला का पति मर जाता था तो उसे जीते जी उसके साथ, उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही अमानवीय प्रथा भारतवर्ष में प्रचलित थी। उसके संदर्भ में भी अंग्रेजों ने भारतीयों को जागरूक किया और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किया, जिससे कहीं ना कहीं भारतीयों, जो बुद्धिजीवी वर्ग था भारतवर्ष में, उनके मन में इनके प्रति सहानुभूति और इनके शासन के प्रति जो वैधता थी, उसकी सहमति जो थी, उनके मन में पैदा हुई। भारत में स्त्री शिक्षा अंग्रेजों ने ही शुरू की। रेल, डाक व तार का प्रचलन औपनिवेशिक काल में ही शुरू हुआ। आधुनिक उद्योगों की स्थापना, वाणिज्यिक व नकदी फसलों को प्रोत्साहन तथा अनेकों रोजगार के आवश्यक भी इसी काल में उपलब्ध हुए। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना भी अंग्रेजों का ही कार्य था। अंग्रेजों ने जो भारत की कृषि आधारित व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको पूर्ण रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल दिया। अर्थात किसानों के ऊपर टैक्स लगाकर, किसानों के ऊपर विभिन्न प्रतिबंध लगाकर उनको कृषि छोड़ने पर मजबूर कर दिया और भारतवर्ष की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल दिया, जिसके भारतीय समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इसके पश्चात हम बात करते हैं भारतीय समाज पर औपनिवेशिक प्रभावों की, जो कि इस संदर्भ में अगले वीडियो में हम बात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।